नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। अगर स्टॉक की बात की जाए तो शेयर का प्राइस आपके लिए 3 रुपए गिरकर 239 रुपीज के भाव पर कल के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अब ऐसे में आम निवेशकों की एक ही राय है, एक ही सवाल है, इनफैक्ट राय तो नहीं सवाल कहूंगा कि भैया पूरा बाजार ऊपर जा रहा है, जियो फाइनेंस का शेयर नीचे क्यों जा रहा है? क्या ऐसी कमी है इस स्टॉक में जो नीचे जाता जा रहा है? और मेरे पास है, मैं क्या करूं? बने रहूं या फिर बेच दूं? क्या करना चाहिए? एक और फ्रेश सवाल ये है कि मुझे पैसा लगाना है, मैं जियो फाइनेंस में लगाऊं या रिलायंस में लगाऊं? तो इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की और जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा या एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं, तो अब स्टॉक पे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो स्टॉक का प्राइस 239 रुपीज के भाव पर कल क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। जो प्राइस डिस्कवरी हुई थी डीमर्जर के समय वो 261 रुपीज की थी। उस समय रिलायंस का भाव अराउंड 2740 था। अगर आप देखें डीमर्जर के बाद से रिलायंस के और रिलायंस जियो के शेयर ने मिलकर निवेशकों की वेल्थ बनाई है, घटाई है, क्या करा है क्या नहीं करा। जो डीमर्जर की डेट थी वो 20 जुलाई थी। उसके हिसाब से आप देखें तो 2457 रुपए का आपका रिलायंस का शेयर है, तो मैं इसको प्लस करता हूं 2457 प्लस 239, तो यहां हमारा आंसर निकल के आ रहा है 2696। दैट मीन्स आप कह सकते हैं लगभग 40-50 रुपए माइनस में है जुलाई 20 से अगस्त 20, सितंबर 20 अभी आया नहीं, यानी कि पिछले 30 से 35 ट्रेडिंग सेशन में शेयर का प्राइस 2% टोटल ओवरऑल जो डीमर्जर से पहले लेके बैठे थे वो लॉस में बैठे हैं। अब क्या करें, यहां से क्या ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रिलायंस जियो की बात करता हूं पहले। जब ये शेयर बाजार में उतरा उसके बाद इसमें 3 बड़े म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी खरीदारी करी है। पहले से तो स्टॉक था ही इनके पास, मान के चलो मेरे पास रिलायंस का शेयर 20 जुलाई से पहले था, तो जियो फाइनेंस का शेयर भी मिल गया मेरे को। जब जियो फाइनेंस का शेयर बाजार में लिस्ट हुआ और उसका लोअर सर्किट लगा रहा था तो मैंने और खरीदा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कॉन्फिडेंस कि भरोसा है मेरा इस स्टॉक पे कि यहां से पैसा बनेगा। 3 बड़े म्यूचुअल फंड है, नाम बताता हूं। मोतीलाल ओसवाल, क्वेंट म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो पहले से 6 करोड़ शेयर्स थे, ऑलमोस्ट 5.8 करोड़ शेयर एडिशनल खरीदे, जिसके हिसाब से टोटल अभी वैल्यू लगभग 1400 करोड़ की है जियो फाइनेंस में। दूसरा क्वेंट म्यूचुअल फंड, पहले से लगभग 6 करोड़ शेयर्स थे, 6.86 करोड़ शेयर बाजार में उतरने के बाद एडिशनल खरीदे अगस्त में, अभी नहीं अगस्त में, टोटल वैल्यू 1600 करोड़ की है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, पहले से 3 करोड़ समथिंग शेयर्स थे, अभी एडिशनल लगभग 1.37 करोड़ शेयर्स और खरीदे हैं अगस्त में, और टोटल वैल्यू अगर देखेंगे तो लगभग 770 करोड़ की है। ये आपको क्लियरली क्या दर्शा रहा है? ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि भैया म्यूचुअल फंड्स का भरोसा तो पूरा है लेकिन गिरावट में, क्योंकि आपने देखा अगस्त तो पूरा महीना गिरा ही है। 20 अगस्त को लिस्ट हुआ, 5 ट्रेडिंग सेशन लोअर सर्किट लगा, वहां पे इन्होंने खरीदारी करी है। ये अगस्त 31 तक का डाटा था। जियो फाइनेंस के स्टॉक की बात की जाए तो करंटली 1,55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी का खुद का अभी कोई बड़ा कारोबार है नहीं, बहुत ही छोटे नाम पे है, बहुत ही छोटा कारोबार है, लेकिन इक्विटी जो कि 6.1% की थी रिलायंस में, उसके हिसाब से इस स्टॉक की वैल्यू मिल रही है। अब निवेशक कह रहे हैं कि भैया 6,000 6,500 के पी पे बहुत महंगा है। देखिए पी इसलिए महंगा है क्योंकि कंपनी के कारोबार पे पी देख रहे हो आप, कंपनी के कारोबार पे नहीं देखना। कंपनी का काम कुछ नहीं है, जियो फाइनेंशियल का रेशियो है उसमें, किसमें? रिलायंस में जो इक्विटी थी। कोई कंपनी ए है, 100 करोड़ का मार्केट कैप है, आपने 10 करोड़ लगा दिए, आपका 10% स्टेक हो गया, आप कुछ नहीं करते। तो जब ये कंपनी आपको अलग करेगी तो आपको कितने रुपए देगी? अब 200 करोड़ का हो गया मान लो, इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ गई, मेरा कैपिटल डबल हो गया, तो मेरे को कितने रुपए देगी? 20 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 20 करोड़ देगी, मेरा 10% इक्विटी आ गया, लेकिन मेरा काम तो कुछ नहीं है, तो वो 20 करोड़ मेरे को क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मेरी इक्विटी थी भाई, मेरा काम था उसमें। तो अब मेरा काम अपना है कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊंगा, जैसे आगे बढ़ाऊंगा, जितना बढ़ा पाऊंगा उतना मेरा शेयर ग्रो करेगा। जियो फाइनेंस है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलायंस का हिस्सा, मोटा भाई का ही है, तो मोटा भाई आपको लगता है कि छोटे लेवल पे खेलेंगे? उन्होंने पहला जॉइंट वेंचर कराया पता है किसके साथ? ब्लैक रॉक के साथ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है। इसी तरीके से एनबीएफसी में जो मेन कारोबार है इस कंपनी का, आगे चलकर यहां भी बड़े करार आएंगे। फ्रेश डेवलपमेंट, आपको जल्दी ही कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिख सकती है। मे बी ये जो रिजल्ट सीजन आ रहा है, Q2 आ रहा है आपके लिए,
अक्टूबर से। इसमें शायद कुछ जियो फाइनेंस अपने रिजल्ट के साथ बड़ी अनाउंसमेंट भी करे। तो यहाँ निवेशकों के लिए एक राय है, बने रहें, बाय ऑन डिप्स करते रहें। मेरा बेस्ट लेवल खरीदारी का है 220, उसके नीचे मैं हर 5% पे इसमें एक्यूमुलेट करने की राय दूंगा। मैं इस शेयर को 180 तक खरीदना चाहता हूं अगर मुझे मिलता है तो, और मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मेरा टारगेट पहला 300 का है, दूसरा 400 रुपए का है, जहां पे मुझे लगता है अगले 12 से 15 महीने में डेफिनेटली विजिट करेगा ये स्टॉक। दूसरी बात, रिलायंस खरीदे आए, देखिए कोई भी खरीद लो पैसा बन जाएगा। रिलायंस में आपके लिए रिस्क कम है, वॉलिटिलिटी कम है और रिटर्न्स भी कम है। जियो में आपके पैसा डबल हो सकता है, मे बी डबल से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन वॉलिटिलिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब डिपेंड आपको करता है अपनी रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद होना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।